संसार सिनेमा का बातें बाइस्कोप की, बाइस्कोप की बातें। साइलेंस। एक्शन। आज बाइस्कोप की बातों में खामोशी। ये बातें फिल्मी संसार के जानकारों से पूछ कर तहरीर की शक्ल में तैयार करने वाले हैं अयूब खान, और इस तहरीर को प्रोग्राम की शक्ल में आपके सामने पेश करने वाले हैं लोकेंद्र शर्मा। प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा की सहायिका हैं राजलक्ष्मी। तो अब मैं हो जाती हूँ खामोश, और आप भी खामोशी के साथ सुनिए बाइस्कोप की बातें। आज हम खामोशी की बातें करेंगे। यह खामोशी है वहीदा रहमान की, गीतांजलि पिक्चर्स की। संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार की यह खामोशी सन 1969 में बनाई गई थी। इस खामोशी ने बॉक्स ऑफिस पर कोई शोर तो नहीं मचाया, लेकिन इस फिल्म का सदाबहार संगीत आज भी हमारे कानों में गूंज रहा है। मुस्कुराहट सी खिली रहती है आँखों में कहीं, और पलकों पे उजाले से झुके रहते हैं। होंठ कुछ कहते नहीं, कांपते होठों पे, मगर कितने खामोश से अफसाने रुके रहते हैं। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, हमने देखी है। फिल्म खामोशी का शुमार निर्देशक असीत सेन की संजीदा और खूबसूरत कलात्मक हिंदी फिल्मों में होता है। असीत सेन अपने अंदाज के गंभीर और सुलझे हुए निर्देशक हैं। हिंदी फिल्मों में आने से पहले वो कई काबिले जिक्र बंगला फिल्में बनाकर अपनी कलात्मक सलाहियतों का लोहा मनवा चुके थे। निर्देशक असीत सेन ने अपनी पहली कामयाब हिंदी फिल्म ममता चारू चित्रा के बैनर तले सन 1966 में कलकत्ता में बनाई थी। इस फिल्म में अशोक कुमार, धर्मेंद्र, सुचित्रा सेन और डेविड ने मुख्य पात्र निभाए थे, और इसके संगीतकार थे रोशन। रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। फिल्म ममता की बॉक्स ऑफिस कामयाबी के बाद कलकत्ता में ही नहीं, मुंबई में भी असीत सेन के चर्चे होने लगे। उनकी शोहरत से फायदा उठाने के लिए मुंबई के कई निर्माताओं ने उन्हें साइन कर लिया, और इस तरह मुंबई में उनकी 6-7 फिल्में आगे पीछे शुरू हो गईं। असीत सेन की फिल्मों में अनोखी रात, खामोशी, शराफत, मां और ममता, तेरी आरजू, सफर और बैराग काबिले जिक्र हैं। तेरी आरजू में राजकुमार, बिस्वजीत और साधना की मुख्य भूमिकाएं थीं, लेकिन किसी वजह से यह फिल्म पूरी नहीं बन पाई। उनकी एक और फिल्म टूटे पंख भी अधूरी रह गई, जिसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी मुख्य भूमिकाएं निभाने वाले थे। हम बात कर रहे थे फिल्म खामोशी की।
खामोशी असित सेन की कामयाब और लोकप्रिय बंगला फिल्म दीप ज्वेले जाई का रीमेक थी और लगभग ज्यों की त्यों बनाई गई थी। दीप ज्वेले बादल पिक्चर्स के तहत सन 1959 में बनाई गई थी। जिस तरह खामोशी वहीदा रहमान की जज्बाती किरदार निगारी की वजह से भुलाई नहीं जा सकेगी, उसी तरह दीप ज्वेले जाई भी सुचित्रा सेन की दिल को छू लेने वाली भावनात्मक अदाकारी के लिए हमेशा याद आएगी। इस फिल्म में सुचित्रा सेन के साथ बसंत चौधरी, पहाड़ी सान्याल, तुलसी चक्रवर्ती, अनिल चटर्जी, नमिता सिन्हा, कजरी गुहा, चंद्रावती देवी, दिलीप चौधरी और श्याम लाहा ने काम किया था। कहानी और संवाद आशुतोष मुखर्जी के थे और पटकथा स्वयं निर्देशक असित सेन की लिखी हुई थी। फिल्म दीप ज्वेले जाई का संगीत हेमंत मुखर्जी यानी हेमंत कुमार का था। याद रहे, हेमंत कुमार बंगला फिल्मों में अपने असली नाम हेमंत मुखर्जी से जाने जाते हैं। इस फिल्म का एक गीत ई रात तुम्हारा मार बेहद लोकप्रिय हुआ था और यही गीत फिल्म खामोशी में किशोर कुमार की आवाज में यूं सुनाई दिया। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था। दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो। वो शाम कुछ अजीब थी। गीत की बात चली है दोस्तों, तो फिल्म खामोशी के एक और गीत की बात हो जाए। सिचुएशन के लिहाज से ये गीत फिल्म खामोशी का बहुत अहम गीत है क्योंकि ये बार बार सुनाई देता है। बंगला फिल्म दीप ज्वेले जाई में इस सिचुएशन पर जो गाना बना था, हेमंत कुमार उसे दोहराना नहीं चाहते थे और किसी नए गीत के हक में थे। ये बात जब निर्देशक असित सेन के सामने आई तो उन्होंने हेमंत कुमार को एक बार फिर उसी धुन को रिपीट करने की सलाह दी। हेमंत कुमार ने असित सेन की सलाह मानते हुए
गुलजार से उसी अंदाज का गाना लिखने को कहा और उस गाने को अपनी ही आवाज में थोड़ा सा नयापन देकर इस तरह पेश किया। होठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम। होठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम। मुख्तसर सी बात है तुमसे प्यार है तुम्हारा इंतजार है तुम पुकार लो। फिल्म खामोशी की कहानी का ताना बाना चूंकि एक नर्स राधा की जिंदगी के इर्द गिर्द बुना गया था, इसलिए जब कास्टिंग की बात चली तो सबसे पहले नर्स राधा को ही फाइनल करने का फैसला किया गया। निर्माता हेमंत कुमार और निर्देशक असित सेन के बीच जब इस बारे में बात हुई तो दोनों की नजरे इंतखाब वहीदा रहमान पर पड़ी, चूंकि वहीदा रहमान न सिर्फ अच्छी अभिनेत्री थीं, उस जमाने में टॉप पर भी थीं। वहीदा रहमान ने रोल सुना तो थोड़ा सा हिचकिचाई जरूर कि ये एक अलग तरह का संजीदा रोल था और इसमें हिंदी फिल्मों वाले कमर्शियल मसाले नहीं थे जो उस जमाने में फिल्म की कामयाबी के लिए जरूरी माने जाते थे। बहरहाल चूंकि फिल्म रीमेक थी, सुचित्रा सेन जैसी अभिनेत्री इस रोल को निभा चुकी थी, इसलिए वहीदा रहमान ने भी अपनी रजामंदी दे दी। अब सवाल उठा हीरो का। यूं तो हर अभिनेता असित सेन की फिल्म में काम करने के लिए तैयार था, लेकिन चूंकि फिल्म खामोशी की कहानी हीरोइन ओरिएंटेड थी, इसलिए कोई बड़ा हीरो बनने पर राजी नहीं था। उन दिनों राजेश खन्ना नए नए आए थे, मन लगाकर काम कर रहे थे। राजेश खन्ना को यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स नाम के निर्माताओं के ग्रुप ने चुना था। हेमंत कुमार भी इसी ग्रुप से जुड़े हुए थे। उन्होंने राजेश खन्ना को हीरो यानी अरुण चौधरी की भूमिका में ले लिया। फिल्म में एक और अहम रोल था नर्स राधा की जिंदगी में आने वाले पहले नौजवान मरीज देव कुमार का। असित सेन की धर्मेंद्र के साथ बड़ी अच्छी ट्यूनिंग थी। वो उनकी पहली फिल्म ममता में उनके साथ काम कर चुके थे। असित सेन ने धर्मेंद्र को इस रोल के लिए राजी कर लिया। इसके साथ ही दूसरे अदाकार यानी ललिता पवार, स्नेहलता प्रधान, इफ्तिखार, देवेन वर्मा, नजीर हुसैन और अनवर हुसैन भी साइन हो गए। फिल्म के कैमरामैन बने कमल बोस और गीतों के साथ संवाद लिखने की जिम्मेदारी गुलजार को सौंपी गई। हेमंत कुमार के संगीत की लय पर प्यार की बूंदें बहने लगी। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। हमने देखी है। गुलजार का लिखा यह गीत अपनी सुरीली धुन के कारण लोकप्रिय तो बहुत हुआ, लेकिन नई अदा के प्रतीकों की वजह से इसकी शब्दावली आलोचना का शिकार भी बनी। गीतकारों की एक जमात ने तो आंखों की महकती खुशबू और खुशबू के दिखाई देने वाले अंदाज को कविता कम चुटकुला अधिक माना। वैसे गुलजार अपने अनोखे अंदाजे बयां की वजह से ऐसी आलोचनाओं के तीर
कई बार खा चुके हैं। बहरहाल हम कविता को छोड़कर कहानी की बात करें। खामोशी बड़े ही भावनात्मक ढंग से कही गई मेंटल हॉस्पिटल की एक नर्स राधा के मानसिक पीड़ा की कहानी है। होता कुछ यूं है कि राधा यानी वहीदा रहमान को मजबूर किया जाता है कि वो अक्यूट मेनिया के शिकार एक दिमागी मरीज देव कुमार यानी धर्मेंद्र के साथ प्यार का नाटक करे। राधा नाटक करते करते देव कुमार से सचमुच मोहब्बत करने लगती है, लेकिन देव कुमार इस सच्चाई से नावाकिफ रहता है और अच्छा होने के बाद राधा की चाहत को सिर्फ नर्स की ड्यूटी मानकर चला जाता है। राधा अभी इस दिली सदमे से उभर भी नहीं पाती कि एक और इसी तरह का केस आ जाता है। ये नया मरीज अरुण चौधरी यानी राजेश खन्ना था, जिसे स्नेहलता ने धोखा दिया था। अस्पताल के बड़े डॉक्टर कर्नल साहब यानी नजीर हुसैन ने ये केस ले लिया और नर्स राधा को तलब किया। मैं कम इन सर? राधा आओ, राधा आओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चारों तरफ तुम्हारी धूम मची हुई है, हमें तुम पर फख्र है। तुमने हमारे नए मरीज वो अरुण चौधरी को देखा? नो सर। उसकी केस की हिस्ट्री पढ़ी? नहीं तो। दिस इज वेरी मच अनलाइक यू। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये लो, ध्यान से पढ़ लेना। देव की तरह ये केस भी वैसे ही है और इलाज भी हूबहू वैसे ही होगा, लेकिन इसे नाटक, नॉवेल और कविता लिखने का बड़ा शौक था, इसलिए तुम राइट से बच के रहना। ये राइटर लोग या तो बड़े सनकी होते हैं या बड़े रोमांटिक हो जाते हैं। लेकिन सर इस बार मुझे माफ कर दीजिए, मैं केस नहीं ले सकूंगी। नहीं ले सकूंगी? मैं पूछ सकता हूँ क्यों? मुझे बड़ी तकलीफ होती है सर। तकलीफ? क्या तकलीफ होती है? तुम और काम करना नहीं चाहती? नहीं, मैं और एक्टिंग नहीं करना चाहती थी। नो नो, दिस इज नॉट एक्टिंग। ये एक्टिंग नहीं है, इस मर्ज का इलाज है जो सिर्फ तुम कर सकती हो, सब नहीं कर सकते। मैं भी नहीं कर सकती, बहुत थक गई। देव का इलाज जिस सब्र बर्दाश्त से तुमने किया, वही देखकर मैंने दूसरा केस लिया था। मुझे तुम पर भरोसा था, लेकिन आज तुम ही कहती हो मैं कर नहीं सकती। अच्छा, तुम सचमुच थक गई हो या तुम्हारा मन नहीं करता? तुम जा सकती हो। इस तरह राधा ने अरुण चौधरी के केस से छुटकारा तो पा लिया, लेकिन देव की यादों से छुटकारा नहीं पा सकी। उसे लगता था जैसे देव की पुकार उसे आज भी गुहार लगा रही है। दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल से, हाल मिल गया तुम्हारा अपने हाल से। दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल से, हाल मिल गया तुम्हारा अपने हाल से। रात ये करार की बेकरार है, तुम्हारा इंतजार है। राधा ने जब केस लेने से इनकार कर दिया तो डॉक्टर कर्नल ने एक दूसरी नर्स बीना को बुलाया और उसे अरुण चौधरी का केस समझाने लगे। इस रोग के बारे में तुम्हें एक बात हर वक्त याद रखनी पड़ेगी कि उसके दिल में एक ऐसी लड़की बैठी हुई है जिसने उसे धोखा दिया, दर्द दिया, उसके मन में जहर घोल दिया। उस लड़की की छाप ऐसी गहरी बैठी है उसके दिल में कि वो छाप, वो दुख, वो दर्द तुम्हें अपना प्यार, अपनी वफा देकर उसके दिल से मिटाना होगा और उसकी जगह एक नई तस्वीर बिठानी होगी जिसमें उसे अपनी मां या मां की तरह की ममता का चेहरा मिल जाए। मां का? हाँ,
माँ का चेहरा। छोटे होते पहले पहले आदमी जब दुनिया में आंख खोलता है तब हाथ पांव चलाकर अपना चौगिरदा पहचानता है। इसे कहते हैं ऑटो एरोटिक स्टेज। इसके बाद खुद को आईने में देखकर वो खुश होता है और पहले पहल वो खुद से प्यार करता है। इसे कहते हैं नर्सिस्टिक स्टेज। इसके बाद वो माँ या बाप से प्यार करना सीखता है। लड़की हो तो बाप से, लड़का हो तो माँ से। इसे कहते हैं यूडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। मां से प्यार करना जब उसे पता चलता है कि गैर समाजी है तो गैर इरादी तौर पर मां को अपने से हटा देना चाहता है। और इसी तरह गैर इरादी तौर पर जगह जगह मां का विश्वास, मां सी ममता का चेहरा ढूंढने लगता है। जिस चेहरे में उसे ये विश्वास, ये परछाई मिल जाए, उसे प्यार करने लगता है। अगर ये सब टूट जाए या झूठ निकले तो दिमागी तौर पर वो शख्स बचपने की स्टेज पर आ जाता है। और ऐसी ही हालत में अरुण चौधरी हमारे पास आया है। उसके सामने तुम्हें इतनी सही एक्टिंग करनी पड़ेगी कि उसके लिए मां और महबूबा की शक्ल एक हो जाए। इसे कहते हैं मरीज के साथ रिपोर्ट कायम करना, एक रिश्ता बनाना, ताकि उसका टूटा हुआ विश्वास वापस लौट आए। यही देव का इलाज था और यही अरुण चौधरी का इलाज है जो तुम्हें करना होगा। नर्स बीना ने अरुण चौधरी का केस ले तो लिया, लेकिन अपने मन की उलझन सुलझाने के लिए वो राधा के पास पहुंची। राधा, सारे हॉस्पिटल में हलचल मची हुई है। तुमने ये केस लेने से क्यों इनकार कर दिया? जरूर कुछ हुआ है जो तुम इतना बदल गई हो। क्या हुआ था? क्या हुआ है? होना क्या है? राधा, तुमने सचमुच देव से प्यार किया था? प्यार क्या होता है बीना? क्या किसी को भी प्यार करने से प्यार हो जाता है? चल। राधा के जवाब से बीना की तसल्ली नहीं हुई और वो उलझी उलझी सी अरुण चौधरी के कमरे में पहुंची तो अरुण चौधरी उसे देखते ही चीख पड़ा। तुम समझती हो मैं कुछ नहीं जानता हूं? तुम समझती हो मैं पागल हूं? मैं सब जानता हूं। तुम्हें सुलेखा ने भेजा है। जाओ, कह दो डॉक्टर साहब से मैं यहां नहीं रह सकता। क्यों? क्या हुआ? पेपर कहां? क्या पेपर? पेपर नहीं समझती हो? ये रहा पेपर। ये पेपर है, इसमें मैं तस्वीर बनाऊंगा, ड्राइंग करूंगा। मैं सब जानता हूं। सुलेखा से जाके कह दो मैं सब जानता हूं। इस बार तो नर्स बीना की जान छूट गई, लेकिन जब दूसरी बार वो नाश्ता लेकर अरुण के कमरे में आई तो अरुण उससे फिर उलझ पड़ा। क्यों तुम बार बार आती हो यहाँ? क्यों आती हो? जब तक मैं तुम्हें बुलाऊं नहीं, आइंदा तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं, समझी? अगर आप बुलाए नहीं तो क्या करूं? नहीं बुलाऊंगा, बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा, हर किस नहीं बुलाऊंगा। अच्छी बात है, ना बुलाइएगा। लेकिन क्या देख रहे हैं आप? ये देखिए, ये तो मक्खन लगाने वाली छुरी है। अरुण बाबू, छोड़ दीजिए। अरुण बाबू, क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए अरुण बाबू। अब बताओ क्या करूंगी? हैं? सुलेखा ने भेजा था ना? मैं खूब जानता हूं कि तुम मुझे मारना चाहती थी। अभी आओगी? आओगी ना? चले जाओ, निकल जाओ, गेट आउट। अरुण बाबू, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। कह दीजिए एक बार कि नहीं खाऊंगा। ले जाओ इस सब कुछ जाके निकालो। बात यहां तक बिगड़ी कि अरुण को काबू में करने के लिए डॉक्टर रॉय यानी इफ्तिखार को उसे इंजेक्शन लगाना पड़ा। इसके बाद डॉक्टर कर्नल ने राधा को एक बार फिर तलब किया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सुनो, मैं बाहर जा रहा हूं, परसों लौटूंगा। कल देव का मंथली चेकअप है, उसे अटेंड कर सकोगी? हाँ, कर लूंगी सर। 6 बजे शाम को आएगा। अच्छी बात है। देव के आने की खबर सुनकर राधा का मन खिल उठा। वो एक बार फिर देव की यादों में खो गई। होठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहे
हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम, मुख्तसर सी बात है तुमसे प्यार है, तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो। राधा बन संवर कर देव के आने का इंतजार कर रही थी कि एक आवाज उसके कानों से टकराई। राधा जी आप ही हैं? जी हाँ। नमस्ते, मैं देव बाबू के यहाँ से आया हूँ। बिजनेस के सिलसिले में वो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, इसलिए आंटी ने मुझे भेज दिया। अब देव बाबू कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हैं, अब उन्हें कोई उलझन नहीं होती। पहले की तरह बीती बातें भूल तो नहीं जाते? नहीं, अब तो सब कुछ याद रहता है उन्हें। सब कुछ? जी हाँ, यहाँ की एक एक बात याद है उन्हें। वो तो बहुत तारीफ करते हैं आपके अस्पताल की। अस्पताल की? क्या कहते हैं? कहते हैं ऐसे अच्छे डॉक्टर्स और इतनी अच्छी नर्सेज और कहीं नहीं हो सकती। और हाँ, आंटी ने पूछा है आप उनके घर कब आएंगी? घर? किसका? ओह हाँ, आऊंगी, जरूर आऊंगी। तो मैं चलूं? राधा का खिला हुआ मन बुझ गया और वो अस्पताल की दीवार पर लिखी तहरीर पढ़ने लगी। तुम्हारा जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, नाश नहीं, विनाश नहीं, तुम तो अमृत की संतान हो, तुम्हें किसका डर है? वक्त गुजरता गया। राधा अस्पताल के दूसरे मरीजों को संभालती रही, उनके दर्द बांटती रही। इन्हीं में एक मरीज देवेन वर्मा भी था, जो पानी को शराब समझकर पी जाता और फिर नशे में झूम झूम कर गाना गाने लगता। दोस्त कहाँ कोई तुम सा नहीं कोई मिस्टर, कभी तुम डार्लिन, कभी महबूबा, कभी तुम भोली भाली सिस्टर। ओह सिस्टर, दोस्त कहाँ कोई तुम सा नहीं कोई सिस्टर। चली गई, जाने दो। एक घूंट में पार्वती तुम, एक घूंट में चंद्रमुखी, एक घूंट में पार्वती तुम, एक घूंट में चंद्रमुखी। एक बार लग जाओ गले से, देवदास है बड़े दुखी। एक बूंद में चर्चिल हो गए, एक बूंद में हिटलर। दोस्त कहाँ कोई तुम सा नहीं कोई मिस्टर। चढ़े तो गम उतरेंगे, विस्की से दुख किसके। गम चढ़े तो गम उतरेंगे, विस्की से दुख किसके। जिनसे भागे भूत न घोड़ा, तुम किसके हम किसके। रात को पी के बोरिया ढूंढे, दिन को ढूंढे बिस्तर। मिस्टर वाह, दोस्त कहाँ कोई तुम सा नहीं कोई मिस्टर। इधर देवेन वर्मा लहक लहक कर
नशे में गीत गा रहे थे और उधर डॉक्टर कर्नल और उनके साथी अरुण चौधरी के लिए फिक्रमंद थे। अरुण अब कैसा है? कुछ खास फर्क नहीं है। फिर? सर, एक्सपेरिमेंट 3 हमने देव के केस में किया था, उस हिसाब से ये केस कुछ मुश्किल नजर आता है। मगर मरीज की नसों पर जोर पड़ने से उसकी मौत भी हो सकती है। जी हाँ, अब हमें दूसरा इलाज शुरू करना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रिक शॉक? जी हाँ, शायद वही करना पड़े। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इलेक्ट्रिक शॉक के बाद मैं अपना इलाज साबित नहीं कर सकता। अच्छा मैटर, बीना के बारे में क्या ख्याल है? वो अरुण को किस तरह हैंडल कर रही है? वो बेचारी तो जान तोड़ कोशिश कर रही है, लेकिन राधा होती तो बहुत अच्छा होता। अब क्या किया जाए, वो राजी नहीं होती। इसी दौरान राधा को देव की चिट्ठी मिली। राधा, समझ में नहीं आ रहा किन लफ्जों में तुम्हें यह खुशखबरी दूं। जानती हो, आते सोमवार मेरी शादी है। माँ बाप तुम्हें न्योता देने जाएंगे। उनका ख्याल है इस शुभ दिन पर तुम्हारी शुभकामना ना मिली तो जैसे कुछ अधूरा रह जाएगा। उनका ख्याल गलत नहीं राधा, तुम्ही ने तो मुझे उस अंधेरे से निकाला है। तुम्हारे कारण ही आज मुझे अपना खोया हुआ प्यार वापस मिला है। इस मौके पर तुम ना आई तो सचमुच ये शादी जैसे अधूरी रह जाएगी। मुझे यकीन है तुम जरूर आओगी ना राधा? देव। इस चिट्ठी के साथ ही राधा की आस का आखिरी दिया भी बुझ गया। तभी उसे देव की मां की ज़बानी ये हैरान करने वाली खबर भी मिली कि देव की शादी उसी लड़की से हो रही है जिसकी बेवफाई के कारण देव पागल हुआ था। उसे यह भी पता चला कि देव बहुत खुश है। राधा ने फैसला कर लिया कि वो देव की शादी में जाएगी, उसे अपनी शुभकामनाएं पेश करेगी, लेकिन उसे शादी में जाने की इजाजत नहीं मिल सकी। उसने बुझे दिल से देव की चिट्ठी के जवाब में एक चिट्ठी लिखी, शायद आखिरी चिट्ठी। देव बाबू, इंसान जो चाहता है वो हमेशा तो पूरा नहीं होता। चाहने पर भी मैं आपकी शादी में शामिल ना हो सकूंगी। आप तो जानते ही हैं, गुरुवार मंथली चेकअप का दिन होता है। आशा है मुझे माफ कर देंगे। आप जहां भी जैसे भी रहें, मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। आपका विवाहित जीवन सुख शांति से बीते। राधा। आज की रात चरागों की लौची कर लो, हो सके तो दिल की आगांचल में भर लो। अपनी आग में जलना होगा, आज अकेले चलना होगा। अंधेरे में जलना होगा, आज अकेले चलना होगा। वक्त और हालात के इस मोड़ से गुजरने के बाद राधा को अपनी जिंदगी जैसे खाली खाली सी, बेरंग सी लगने लगी। तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो। ख्वाब चुन रही है रात,
बेकरार है तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो। ऐसे में एक दिन डॉक्टर कर्नल उससे मिलने पहुंच गए। ये समझ लो तुमसे मिन्नत करने आया हूं राधा, क्योंकि अरुण की हालत। सर, उसके लिए मुझे मजबूर न कीजिए। मैं कर सकती तो कभी इनकार न करती। ये लड़का हमारे भरोसे यहाँ आया था और यूं बेआसरा खत्म हो जाएगा। जब तुम विलायत गई थी, जाते हुए तुमने कहा था वापस आकर सेवा ही तुम्हारा धर्म होगा। तुम्हारी उस आवाज में ऐसा कुछ था कि वो आज तक मैं नहीं भुला सका। जब मैंने कहा था, जानती थी मैं सब कर सकती हूँ, ना कर सकने की तब कभी नहीं सोची थी। करना न कर सकना सिर्फ मन की साध है राधा। मुझे याद है लड़ाई के दिनों में एक बार एक फील्ड हॉस्पिटल की हालत बहुत खराब हो गई थी और फिर राधा को जंग के दौरान पेश आने वाली एक वारदात सुनाई उन्होंने। चारों तरफ दुश्मन की बमबारी। समझ में नहीं आ रहा था कि जवानों को किस तरह हौसला दें। न दवा, न जगह, न खुराक, कड़कती सर्दी और जख्मियों के लिए कंबल तक न थे। ऐसी ही एक रात में एक कैंप के बाहर एक जख्मी सिपाही गिरा पड़ा था। पास गया तो देखा एक नर्स तुम्हारी उम्र की होगी, अपने कपड़ों से उसे ढांककर बाहों में लिए चुपचाप पड़ी है। मैंने समझा उसका अपना कोई होगा। वो चल बसा। वो तुम्हारा कोई अपना था? नो डॉक्टर, हमारे ही जवानों में से एक था। आज भी वो जवाब मेरे कानों में गूंज रहा है। तभी से विश्वास मेरे मन में बैठ गया कि औरत अपने दुख भूलकर भी संसार के सारे दुख अपना सकती है। जब मिस्टर देव कुमार तुम्हारे हाथों अच्छे हुए तो एक यकीन और बढ़ गया कि भगवान खुद तो हर जगह नहीं रह सकते, इसीलिए औरत को अपना रूप देकर भेजा है। राधा अभी अपने ख्यालों की दुनिया में खोई हुई थी कि उसे अरुण चौधरी के कमरे में चीख पुकार की आवाजें सुनाई दी। कहाँ भाग के जाओगी? नहीं छोड़ूंगा। कहाँ भाग के जाओगी? देखिए क्या किया आपने। मारना अच्छा लगता है आपको? मारिए, मारिए ना। उसे कह दो ना आया करे मेरे पास। उसे सुलेखा भेज दिए। किसी को मत आने दो मेरे पास, किसी को नहीं। नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। मैं किसी को नहीं आने दूंगी। और फिर राधा डॉक्टर कर्नल के पास पहुंच गई। सर, अरुण बाबू की केस हिस्ट्री मुझे देंगे? क्या कहा? राधा, भगवान तुम्हें बहुत सारा सुख दे, बहुत सारा। राधा ने अरुण के केस पर काम करना शुरू किया। वो उनके दोस्त बिहारी लाल गुप्ता यानी अनवर हुसैन के घर पहुंची। आप? मेरा नाम राधा है, अस्पताल से आई हूं मैं। ओह, आइए, अंदर आइए, आइए। बैठिए। अब अरुण कैसा है? बेहतर है। उन्हीं के बारे में कुछ जानने आए हैं आपके पास। हाँ, जरूर, बैठिए ना। ये सब चिट्ठियां उसी सुलेखा की हैं। अरे चिट्ठियां क्या हैं, पूरी लैला मजनू की रामायण है। ऐसी चिट्ठियां लिखने के बाद भी अगर कोई चिट्ठियां
मैं रख सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, मैं इनका क्या करूँगा। अरुण बाबू के अपने सगे कोई नहीं है? एक माँ बाप नहीं है, बाकी तो सभी हैं। अपनी हवेली है, भाई बंद है, लेकिन एक बार भी कोई खबर लेने नहीं आया। ये अरुण है ना, पहले किताब लिखा करता था, कविता लिखा करता था, जो उन लोगों को पसंद नहीं था। वो सब विलायत के लौटे हुए बड़े लाट साहब है ना। बस रोज रोज की जूत पटांग से तंग आके एक दिन जार जायदाद सब छोड़ के ये चिट्ठियों की पोथी लेके यहाँ चला आया। वो आपके क्या लगते हैं? जब आया था तो कुछ भी नहीं लगता था, 4 दिन साथ रह लिए, मोह बढ़ गया तो सब कुछ लगता है। फिर उस लड़की का क्या हुआ? होना क्या था, अरुण बाबू के सारे दाने खत्म हो गए। क्या फुर एक दिन उसने बेइज्जत करके अरुण को घर से बाहर निकाल दिया। और ये बाप रे बाप, उस रात को क्या हालत थी उसकी। जैसे ही घर लौटा है, पहले तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। रिकॉर्ड? अजी क्या पूछती हैं, एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। सूरज शक्ल जो थी वो तो थी, ऊपर से गाने का चौक। एक अरुण का लिखा हुआ गाना उस मुंह एक काले तवे पर रिकॉर्ड कर दिया। उधम मची है, जो उधम मची है कि पूछिए मत। बस दिन रात बजा है, अब बज रहा तो बजे जाना। तुमने दिल का नाश किया ना, सत्यानाश किया, ऐसे ही कुछ था। अच्छा, अरुण बाबू की माँ के बारे में आप कुछ जानते हैं? माँ के बारे में मैंने उन्हें देखा तो नहीं, मगर माँ से लगता है बहुत मोह था उसे। अक्सर माँ की बातें किया करता था। एक दिन मैं और वो जा रहे थे, एक लड़की को देखकर अचानक रुक गया। बोला, दादू मेरी माँ से कितनी मिलती है। मेरी माँ भी इसी तरह से चौड़े लाल बॉर्डर वाली गौरत की साड़ी पहना करती थी। राधा ने सुलेखा के लिखे सारे प्रेम पत्र पढ़े और उससे मिलने रिकॉर्डिंग थिएटर में पहुंची। यहां अरुण से दगा करने वाली सुलेखा अरुण का ही लिखा हुआ प्रेम गीत गा रही थी। प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, एक खामोशी है, सुनती है, कहा करती है, न ये बुझती है, न रुकती है, न ठहरी है कहीं, नूर की बूंद है, सदियों से बहा करती है, सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, हमने देखी है। सुलेखा जब गीत गाकर बाहर निकली तो राधा ने उसे रोक लिया। सुलेखा आप ही हैं? जी हाँ। मेरा नाम राधा है। मुझे आपसे कुछ कहना है। तो कहिए। बात कुछ ऐसी है, यहाँ कहना मुनासिब नहीं। थोड़ी देर के लिए आप मेरे साथ चलेंगी? कहाँ? कहीं भी जहाँ आप इत्मीनान से मेरी बात सुन सके। ऐसे क्या खास बात है? अच्छा खैर, मैं घर जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए। अच्छा चलिए। राधा सुलेखा के साथ चल पड़ी। घर पहुंचकर सुलेखा ने पूछा, हाँ तो कहिए, क्या काम है? राधा ने उसे अपने बारे में बताते हुए अपने आने का मकसद समझाया। मिस्टर अरुण चौधरी को जानती हैं आप? वो एक अजीब दिमागी बीमारी से गुजर रहे हैं आजकल, जिसे हम एक्यूट मेनिया कहते हैं। चंद दिनों से वो हमारे ही अस्पताल में हैं। मुझे कहने का मतलब? दरअसल उन्हें ठीक करने में आप हमारी मदद कर सकती हैं, और ये मदद सिर्फ आप ही कर सकती हैं। वो कैसे? आपको एक बार मेरे साथ अस्पताल जाना होगा। मुझे? क्यों? अरुण बाबू के दिमाग में बात बैठी हुई है कि आपने उन्हें बेइज्जती करके घर से निकाल दिया था। इस बात का उन्हें ऑब्सेशन हो गया है। आपको देखकर शायद वो चीखें चिल्लाएं, और हो सकता है अस्पताल को अपना घर समझते हुए आपको डांट डपट कर निकाल दें। बस ये सब बर्दाश्त करके आपको चले आना होगा। आपका यह हौसला देखकर सचमुच हैरत होती है। जानती है आप किससे बात कर रही हैं? जानती हूँ,
राय बहादुर दीनानाथ की लड़की सुलेखा देवी से। अब आप जा सकती है। दोबारा आने की हिम्मत न कीजिए। दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आज आप चली चलें। मैं नहीं चलूंगी, नहीं चलूंगी, कभी नहीं चलूंगी। आप चली जाइए यहाँ से। सुनिए, मैं सिर्फ अरुण बाबू के भले के लिए नहीं कह रही, आपका भला भी इसी में है। क्या मतलब है आपका? इन्हें पहचानती हैं? आप ही की लिखी चिट्ठियां हैं। आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं। मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ, आप आ जाइए। और सुलेखा को आना पड़ा। राधा ने उसे अरुण के सामने खड़ा कर दिया। कौन हो तुम? पहचाना नहीं? सुलेखा ने भेजा है? नहीं, मैं सुलेखा हूँ। छोड़ो, मैं नहीं छोड़ूंगा। अरुण ने सुलेखा को बड़ी मुश्किल से छोड़ा। अगर राधा नहीं होती तो जाने क्या हो जाता। सुलेखा कमरे से जान बचाकर भागी और अपने 3-4 दोस्तों को बुला लिया। इतने में राधा सामने आई। यही है वो नर्स। जानती हैं, इस जुर्म में हम आपको पुलिस के हवाले भी कर सकते हैं। लीजिए थामी, नंबर मैं डायल कर देती हूँ। आप में से किसी एक पर भरोसा नहीं था इन्हें, इसलिए साजिश की खबर इन्होंने आप तीनों को ही दे दी। लेकिन सुलेखा देवी और इन जैसी दूसरी कई देवियों के दोस्तों का क्या हाल होता है आप नहीं जानते। एक साहब हैं 24 नंबर कमरे में। ऐसे कमरे हमें जल्द ही और बढ़ाने पड़ेंगे। आप लोगों को जगह चाहिए तो आज ही अर्जी दे दें, क्योंकि आपकी दोस्ती के रोग को ठीक करने के लिए, आपकी मायूसी और चीख पुकार में से आपको निकालने की जिम्मेवारी जब हमने ले ली है, तो आपको काहे की फिक्र। किसी को जहर देना और किसी की जिंदगी में जहर घोलकर उसको पागल कर देना एक ही जैसा जुर्म है। एक एक शख्स के होशो हवास, सुख चैन छीन कर उसे इस नर्क में धकेलने का जुर्म आप करें और उसकी सजा हम भुगतें। क्यों? राधा को पता चला कि अरुण को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा है। राधा दौड़ी दौड़ी पहुंची और अरुण को शॉक से बचा लिया। इस पर हंगामा हो गया और राधा को डॉक्टर कर्नल के सामने पेश होना पड़ा। इलेक्ट्रिक शॉक के सिलसिले में सुना है तुमने डॉक्टर राय का अपमान किया। लेकिन मैंने ऐसा नहीं चाहा था। आप थे नहीं, इसलिए दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मगर ये बात समझाकर भी कही जा सकती थी। उसके लिए वक्त नहीं था। उसका एक नतीजा अच्छा ही हुआ। अरुण बाबू का पूरा पूरा विश्वास मुझे मिल गया। आज मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, आपका ये तजुर्बा इस बार भी कामयाब होगा। डॉक्टर कर्नल इन दलीलों को सुनकर खामोश हो गए और राधा डॉक्टर कर्नल के तजुर्बे को कामयाब बनाने के लिए पूरी लगन से अरुण के इलाज में मसरूफ हो गई। आप सोने की कोशिश कीजिए, रात जागेंगे तो फिर तबीयत खराब हो जाएगी। राधा, तुम मुझे छोड़ के मत जाना। वाह, मैं सो नहीं। नहीं राधा, नहीं। तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी तो वो मुझे फिर से पकड़ के ले जाएंगे। नहीं राधा, मुझे छोड़ के मत जाना। तुम्हें कोई नहीं ले जाएगा। मैं एक रात तो क्या, तुम्हारे लिए एक उम्र जाग सकती हूँ देव। यूं राधा के साथ ये समस्या हो गई कि वो जब जब अरुण के लिए कुछ करती, देव की यादें न चाहते हुए भी उसे घेर लेती और वो उलझ कर रह जाती। उस दिन भी ऐसा ही हुआ जब वो एक शाम अरुण के साथ घूमने निकली। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास
पास थी वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब। और फिर यूं हुआ कि राधा की लगन और कोशिश से अरुण अच्छा तो हो गया, लेकिन राधा ने अचानक उससे मिलना जुलना बंद कर दिया। अरुण परेशान होकर जब डॉक्टर कर्नल से मिला तो वे बोले, सुनो अरुण, राधा और तुम्हारे बीच जो रिश्ता बन चुका है उसे सही सही यहां तक बना लेना ही तुम्हारा इलाज था, और इसी रिश्ते की वजह से तुम अच्छे हुए हो। यकीनन तुम इसे प्यार और मोहब्बत समझ बैठे, जो तुम्हें समझना जरूरी था, लेकिन राधा के लिए वो एक्टिंग अभिनय के सिवा कुछ भी नहीं था। राधा मुझसे एक्टिंग कर रही थी, ये मैं मान नहीं सकता। एक बार, सिर्फ एक बार आप उसे यहाँ बुलाइए, मैं उसी के मुंह से सुनना चाहता हूँ कि आज तक जो कुछ भी उसने किया वो एक्टिंग थी, फ्रेब था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। अरुण जज्बाती हो गया और दौड़कर राधा के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। राधा, दरवाजा खोलो। राधा, सिर्फ एक बार मुझे मिल लेने दो। राधा, छोड़ दो मुझे। राधा, बता दो कि आज तक जो कुछ भी तुमने मुझसे किया वो झूठ था, फरेब था, बहाना था। राधा, कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। राधा, तुम खामोश क्यों? खामोश क्यों राधा? भगवान के लिए दरवाजा खोलो। लेकिन राधा के कमरे का दरवाजा अरुण के लिए नहीं खुला। डॉक्टर कर्नल भी परेशान हो गए। जब दरवाजा खुला तो राधा कभी हंस रही थी, कभी रो रही थी। वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। डॉक्टर कर्नल के हाथों में राधा की डायरी थी और वो उसका एक पन्ना पढ़ रहे थे। आज कोशिश के बावजूद डॉक्टर कर्नल को न बता सकी कि अरुण का केस मैंने क्यों नहीं लिया। बोल देती तो शायद सांस लेना आसान हो जाता। डरती हूँ कहीं अपनी ही खामोशी में घुट के न मर जाऊं। ये भूल मैंने कैसे कर दी है? उसे मैं आज तक एक नर्स ही समझता रहा। उसके अंदर जो लड़की, वो जो एक औरत है, वो क्यों नहीं देख सका? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राधा की शख्सियत टूटकर बिखर चुकी थी और उसे उसी रूम नंबर 24 में पहुंचा दिया गया जहां कभी देव कुमार और कभी अरुण चौधरी लाए गए थे। और वो सिसकते हुए कह रही थी, मैं सच कहती हूँ, मैं एक्टिंग नहीं की। मैंने कभी एक्टिंग नहीं की। मैं एक्टिंग नहीं कर सकती। मैं एक्टिंग नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। नहीं कर इस जज्बाती मोड़ पर यह खूबसूरत कलात्मक फिल्म खत्म हो जाती है और अपने दर्शकों के दिलो दिमाग पर गहरी छाप छोड़ जाती है। हम बता चुके हैं कि फिल्म खामोशी वहीदा रहमान की जज्बाती किरदार निगारी की वजह से हमेशा याद रखी जाएगी। लेकिन नए होने के बावजूद राजेश खन्ना ने भी अरुण चौधरी के रूप में उम्दा अदाकारी पेश की। दूसरे अदाकारों में नजीर हुसैन, ललिता पवार, देवेन वर्मा और अनवर हुसैन ने भी अपने रोल ठीक ठीक निभाए। फिल्म खामोशी में धर्मेंद्र दूसरे हीरो यानी देव कुमार बने थे, लेकिन उनके चेहरे की सिर्फ एक हल्की सी झलक ही पर्दे पर दिखाई दी। जिस बंगला फिल्म दीप ज्वेले जाई पर खामोशी बनी है, उसमें भी
दूसरे हीरो का चेहरा दिखाया नहीं गया था। बात कहने का ये एक अलग और कलात्मक अंदाज था और उस जमाने में ये तरीका खासा पसंद किया गया था। खामोशी की ज्यादातर शूटिंग बंबई के एक स्टूडियो में एक बड़े सेट पर की गई थी। सिर्फ एक गीत, वो शाम कुछ अजीब थी, हावड़ा ब्रिज के पास हुगली में फिल्माया गया था और कलकत्ता के कुछ सिटी शॉट्स उसमें लिए गए थे। असित सेन की यादगार फिल्मों में उनकी फिल्म अनोखी रात को राष्ट्रपति का पदक भी मिला था और सफर के लिए बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी। सफर उनकी सन 1955 में बनी हुई एक बंगला फिल्म चला चल का रीमेक थी। खामोशी एक अच्छी कलात्मक फिल्म थी। उसकी फोटोग्राफी भी बेहद खूबसूरत थी। उसका संगीत भी काफी पसंद किया गया था। अदाकारों ने रंग भी खूब जमाया था। इन सारी खूबियों के बावजूद फिल्म खामोशी को बॉक्स ऑफिस पर वो कामयाबी नहीं मिली जिसकी उम्मीद की गई थी। शायद हमारे देश में संजीदा और कलात्मक फिल्में देखने वालों की तादाद बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इस बारे में दो राय नहीं कि कलात्मक फिल्में हमेशा जिंदा रहती हैं और जब जब देखी जाती हैं खूब सराही जाती हैं। खामोशी जैसी फिल्में इस बात का ऐलान करती हैं कि अच्छी फिल्में कभी भुलाई नहीं जा सकेंगी। आज बाइस्कोप की बातें हुई असित सेन की डायरेक्शन, हेमंत कुमार के संगीत और वहीदा रहमान के अभिनय के कारण यादगार बनी फिल्म खामोशी को लेकर। गीतांजलि के बैनर पर बनी फिल्म खामोशी के संगीत और संवादों को आधार बनाकर ये आलेख तैयार करने वाले थे अयूब खान और राजलक्ष्मी की मदद से फिल्म खामोशी से जुड़ी बाइस्कोप की बातें आपको सुना रहे थे लोकेंद्र शर्मा। अब लोकेंद्र शर्मा आएंगे अगले हफ्ते और फिर सुनाएंगे एक और फिल्म से जुड़ी बाइस्कोप की बातें। बाइस्कोप की बातें फिर सुनिएगा पिटारे में अगले हफ्ते आज ही के दिन।